नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे युवा सीनियर लीडर हैं जिनके बारे में बेहिचक ये कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस के लिए एक थिंक टैंक का काम कर रहे हैं। वो पर्दे के पीछे हैं इस मायने में कि वो जो सोचते हैं और उनकी टीम जो सोचती है वो दरअसल कांग्रेस की वो सोच है जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को ताकतवर बनाने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है। और ये टीम एक ऐसी टीम है जो लगातार सोचती है और ख़ास तौर से जो अपोजिशन की स्ट्रेंथ होती है कि वो रसद तैयार की जाए जिसके ज़रिए आप अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी पर अटैक कर सकें, और अटैक भी बेसलेस ना हो, वो आधारहीन ना हो, वो आक्रमण ऐसा हो जिस आक्रमण में तथ्य हों और तथ्य के साथ जनता को रास आने वाले मुद्दे हों। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेशनल मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब। बहुत स्वागत करता हूं सुरजेवाला। नमस्कार शरद जी, और बंसल टीवी के सभी दर्शकों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और आपकी टीम की मेहनत, उसके लिए आपको भी बधाई कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है कि कांग्रेस को एक फिर से ताकत के साथ खड़ा करना इस मायने में कि वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को रीगेन करे और ये बताए कि वो न ख़त्म हुई है, जैसा स्लोगन बीजेपी का था, कांग्रेस मुक्त भारत, और ताकत के साथ सामने आए। आप क्या देखते हैं, ऐसी कौन सी वजह हैं, ऐसे कौन से रीजन हैं कि कांग्रेस की तरफ लोग देखें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मोदी जी को भी और उन सारे मोदी जी के अंधे भक्तों को जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, ये एक सोच भी है, एक विचारधारा भी है। जंगे आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक समाज में जहाँ जहाँ विषमता है, भेदभाव है, गरीबी है, असमानता है, असहिष्णुता है, वहाँ वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता उससे लड़ने के लिए खड़ा है। यही कांग्रेस है। हम एक राजनीतिक दल हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, हम सत्ता के लिए भी लड़ते हैं, पर सत्ता हमारे लिए जैसे मोदी जी और शिवराज जी के लिए है व्यक्तिगत आभूषण नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का साधन है। यही हम में और भाजपा में अंतर भी है। जी सुरजेवाला साहब, एक सच्चाई ये भी है कि लंबे समय तक जब आप सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की जो अनिवार्य बुराइयां हैं वो आपके भीतर आती हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें राज्यों में लंबे समय रहीं, वहाँ भी ये दावा सामने आता है कि वहाँ बुराइयां सामने आई हैं। जी, ये कांग्रेस के साथ भी रहा होगा कि लगातार आपका जनाधार सिमटा, राज्यों में सिमटा। तो क्या मैं समझता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि वो सारी चीज़ें जो पार्टी फोरम में आप बात करते हो वो हमारे साथ शेयर करें, लेकिन जो कमज़ोरियाँ थी उनसे उबरने की कितनी कोशिश है कांग्रेस की? आपने वाजिब प्रश्न पूछा और मुझे बंसल टीवी पर यह बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का प्लेनरी सेशन, जो हमारी फाइनल बॉडी है, उसमें कहा हम 2014 का चुनाव पूरे देश में क्यों हारे। हम 2014 का चुनाव इसलिए हारे कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने मार्ग और नीतियों से अलग हुई, कहीं ना कहीं नेताओं में थोड़ा अहंकार आया और उन्होंने ये मंच से कहा, मैं वो बात दोहरा रहा हूं। और हमने पिछले 4.5 साल में अपनी गलतियों का आकलन किया, अपनी भूलों को सुधारा। जो नेता जिनमें अहंकार था उनकी बजाय नया नेतृत्व सामने लेकर आए, जिसने अपने अहंकार का परित्याग कर जनसेवा के लिए दोबारा समर्पित होने का प्रयास किया, उसको हमने फिर अपनाया और कहा रास्ता मत भटकिए, क्योंकि रास्ता है विषमता, असमानता, अन्याय, इनसे लड़ाई का। और उसमें दूसरी तरफ अगर मोदी खड़े हों तो मोदी सही, और कोई और खड़ा हो तो और सही। इसलिए हमने तो अपनी गलतियों से स्वयं को सुधारा है। सौभाग्य से हमारे लिए और दुर्भाग्य से मोदी जी के लिए वो सारा अहंकार और वो सारी बुराइयां महीनों के अंदर ही मोदी जी के सर चढ़कर बोल रही हैं, और शिवराज जी के सर चढ़कर जो 15 साल से बोल रही हैं। अब कंस मामा के शासन का भी अंत होगा, क्योंकि जनता कृष्ण है मध्य प्रदेश की, और जनता का शासन आएगा। हम केवल सेवक हैं, हम उसका केवल माध्यम बनेंगे। जी,
क्या आप ये भी मानते हैं कि जो जैसा आपने बहुत ईमानदारी से बड़ी बेबाकी से आपने ये माना कि कांग्रेस में कुछ चैलेंजेस थे, कुछ नेताओं का अहंकार था और उसकी आपने कीमत भी चुकाई, क्या आप ये मानते हैं कि जो वरिष्ठ पीढ़ी और युवा पीढ़ी के नेताओं का एक कॉन्फ्लिक्ट था जो शायद 2014 में चरम पर था और जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, वो अब समाप्त हो चुका है, वो अब गुजरे जमाने की बात है और राहुल गांधी साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक नए युग का कांग्रेस में एक शुरुआत हो रही है? शरद भाई, राजनीति निरंतर निरंतर परिवर्तन की चीज है, पर हमारी भारतीय सभ्यता में आपको तजर्बा और बुजुर्गी उसे नकार नहीं सकते। राहुल गांधी जी ने ये एक से अधिक बार कहा, कांग्रेस के जो तजर्बेकार लोग हैं, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, आप उनको बाहर रिटायर करके धक्के देकर नहीं भेज सकते। आपको कांग्रेस के तजर्बेकार लोगों का फायदा उठाना पड़ेगा। तजर्बा और तरुणाई, उसका बेहतरीन मिश्रण आज कांग्रेस में दिखता है। अगर आपको दूसरी तरफ देखना है तो मोदी जी किसके प्रोडक्ट हैं? मोदी जी को मोदी बनाया किसने? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। बनने के बाद अपने पिता तुल्य मोदी जी ने अपने पिता तुल्य आडवाणी जी के साथ क्या किया? एक तरह से उन्हें उनका राजनीतिक तौर से राजनीतिक करियर का अंत कर दिया। यही मुरली मनोहर जोशी जी का किया, यही मोदी जी ने कलराज मिश्र जी के साथ किया, यही मोदी जी ने केशुभाई पटेल पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के साथ किया, जिनके वो प्रोडक्ट हैं। यही सुरेश भाई मेहता पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के साथ किया, यही हिरेन पांड्या के साथ किया, यही जोशी जी के साथ किया। इतने उदाहरण हैं। आप बुजुर्गों के सर पर पांव रखकर हिंदुस्तान में आगे नहीं बढ़ सकते, उनकी उंगली पकड़कर सीख कर उनसे भी बड़ा बन सकते हो, वो आपको आशीर्वाद देंगे। जी, चलिए, ये आपने कहा कि बुजुर्गों और तरुणाई का एक समन्वय है कांग्रेस। राहुल गांधी जी से जुड़ा एक सवाल जो मेरे मस्तिष्क में आता है वो ये है कि कहा जाता है कि वो एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड के साथ चलते हैं और कई बार उसके लिए वो सत्ता को कोई बहुत तवज्जो नहीं देते हैं, उसको तरजीह नहीं देते हैं। इसमें पहले तो मैं जानना चाहूँगा कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई है तो क्या ये एक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड राजनीति में, क्योंकि सत्ता पाना ध्येय होता है राजनीतिक दल का, तो क्या ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उसमें? क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे सत्ता में नहीं रहना, मैं जिन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ पहले मेरी प्रायोरिटी वो है। शरद जी, मैं इसको एक और अलग नज़रिए से आपके दर्शकों को पेश करूंगा। राहुल गांधी जी का ये मानना है, और हम सब का, जो हम उनके साथ काम करते हैं, क्या राजनीति में राजनेता की विश्वसनीयता होनी चाहिए या नहीं? जनता का राजनेता में विश्वास होना चाहिए या नहीं? क्या सत्ता प्राप्ति ही राजनेता का अकेला लक्ष्य होना चाहिए या सेवा भाव भी? क्या राजनीतिक दल, राजनेता और सरकारें स्वयं सिद्धि और स्वयं के महिमा मंडन के लिए बनती हैं या फिर जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए? वो सरकार कोई काम की नहीं, जैसे शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में है, जो व्यक्तिगत महिमा मंडन की सरकार हो, जो भाजपा के लिए तो भ्रष्टाचारी लूट इकट्ठी करके दे, परंतु मध्य प्रदेश की जो जनता है उसे दरकिनार कर दे। राहुल गांधी ये कहते हैं और उनका ये मानना है कि सरकार ध्येय नहीं, वो एक सीढ़ी या पड़ाव या ब्रिज है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का। इसलिए हमें केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन तो चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए, पर किस लिए? व्यवस्था परिवर्तन के लिए। मध्य प्रदेश के किसान को उसकी फसल की कीमत मिले, नौजवान को रोजगार का मौका मिले, दुकानदार को धंधे का एक रास्ता मिले, महिला जो है वो भोपाल में असुरक्षित ना हो, बेटी रात को चल पाए, महिला बारात को चल पाए, जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके 60% पट्टे सरकार खारिज ना करे बल्कि उनकी सहयोगी बने। सरकार सहयोगी है, सरकार सेवक है, सरकार माई बाप नहीं। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा की सोच में और राहुल गांधी जी की सोच में भी। कांग्रेस क्या क्या दर्शाना चाहती है खुलकर? मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले ये चीज़ें कांग्रेस में नहीं थी, क्योंकि ये बात आप लोग कहते भी रहे हैं और मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन राहुल गांधी जब खुलकर अपनी धार्मिक प्रतिबद्धताओं की बात करते हैं तो ये प्रश्न सबके मन में आता है कि क्या इसके पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पदाधिकारियों का इतना खुला प्रस्तुतिकरण था
अपनी धार्मिक मान्यताओं को जाहिर करने को लेकर, प्रदर्शित करने को लेकर, जब वो खुलेआम कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर ने मुझे बदल दिया, मैं स्पीचलेस हो गया, या जब वो विपश्यना की तरफ जाते हैं, जब मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, या जब वो अपनी हर धार्मिक यात्रा भगवान शिव के किसी ज्योतिर्लिंग मंदिर से आरंभ करते हैं, तो ये कुछ और बदलाव भी हम कांग्रेस में देखेंगे अपनी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने को लेकर। शरद भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्रकारी प्रचार के शिकार हुए हैं। नहीं तो मैं आपको याद दिलाऊं, कांग्रेस क्या है। महात्मा गांधी से शुरू करिए, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये भारतीय सभ्यता को महात्मा गांधी कांग्रेस की सोच में प्रदर्शित करते थे। क्या ये सही नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए आगे पंडित नहीं लिखते थे कि वो किसी जाति विशेष का सूचक था, इसलिए कि पंडित जो है वो ज्ञान और समावेश का सूचक है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे जो योगासन करते थे और शीर्षासन करते थे, जो मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं? क्या ये सही नहीं कि इंदिरा जी और राजीव जी दोनों अपने धर्म में संपूर्ण विश्वास भी रखते थे और कभी भी उन्होंने किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाकर पूजा अर्चना करने में गुरेज परहेज नहीं किया? तो ऐसे में अगर राहुल जी ये मानते हैं कि वो शिव भक्त हैं, तो ये हमारा व्यक्तिगत विश्वास है। और जैसा उन्होंने आपको बताया भी, मुझे याद है जब आपने उनसे चर्चा की थी, चाहे वो अनौपचारिक थी, मुझे आज उसे औपचारिक बना देता हूं। आपने ये सवाल पूछा था अनौपचारिक वार्ता में कि आपको कैसा महसूस हुआ कैलाश मानसरोवर में, तो उनका जवाब था कि क्या आपको मालूम है कि कैलाश मानसरोवर का द्वार, पहला द्वार यमराज का द्वार है जी, यानी यमराज जो मृत्यु के प्रतीक है, यानी सब प्रकार के अहंकार की मृत्यु, सब प्रकार के स्वयं की मृत्यु, सब प्रकार के खुद की व्यक्तिगत भावना की मृत्यु, उसके बाद आप शिव के सनातन में विलीन हो सकते हैं। ये है शिव। शिव तो सनातन है, परंतु मैं अगर हिंदुस्तानी सभ्यता, भारतीय सभ्यता का प्रतिबिंब हूं, तो अगर आप सिख धर्म को मानते हैं, अगर आप जैन धर्म को मानते हैं, अगर आप इस्लाम को मानते हैं, तो मेरी सभ्यता, भारत की सभ्यता, आपकी और मेरी सभ्यता इस बात का सूचक है, ताकतवर है कि वो आपके परमात्मा का भी सम्मान करती है और आपके अधिकारों का। परंतु कांग्रेस और भाजपा में अंतर यह है, मेरे लिए धर्म आत्म शुद्धि का, मेरे लिए धर्म व्यक्तिगत अहंकार को खत्म करने का, मेरे लिए धर्म अपने स्वयं को ईश्वर की आराधना में लीन करने का साधन है। भाजपा और मोदी जी के लिए वो वोट बटोरने का, धर्म वोट बटोरने का साधन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो भक्ति है, धर्म तो कण कण में है, सनातन है, दृष्टि है, रास्ता है, सोच है। जी जी, ये है धर्म। मैं आपको मध्य प्रदेश की तरफ लेकर आता हूँ। बहुत स्पष्ट मेरा सवाल है, अगर मध्य प्रदेश में आप दावा कर रहे हैं कि 15 साल की बीजेपी सरकार के सामने आपका चैलेंज ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा आप चैलेंज कर रहे हैं और बहुत ऑल सेट है कि आप वापसी करेंगे 15 साल बाद, तो वजह आप क्या देखते हैं? क्या क्लेम के पीछे आपकी ताकत है और आपके तथ्य हैं? 5 शब्दों में मैं बता सकता हूं। सबसे पहले तो किसी भी 15 साल की सरकार को उसकी कार्यशैली पर तो आकलन किया जाएगा। आप याद देखिए, ना शिवराज जी और ना मोदी जी वो मध्य प्रदेश सरकार के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इन पाकिस्तान के बारे में कहेंगे, चीन के बारे में कहेंगे, भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा उसकी चर्चा करेंगे, लटकाएंगे, भटकाएंगे, घबराएंगे, लड़खड़ाएंगे, परंतु मुद्दों पर नहीं आएंगे। भाजपा सरकार शिवराज सरकार का कुशासन, शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार, शिवराज सरकार में बढ़ती बेरोजगारी, शिवराज सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को दिवालिया बनाया है, जिस प्रकार से कुपोषण का शिकार हमारे बच्चे और महिलाएं हैं, जिस प्रकार से असुरक्षा का भाव महिलाओं हो, बच्चे हों, व्यापारी हों, उसमें हो, जिस प्रकार से धंधा चौपट है, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश जो देश का केंद्र बिंदु है, नाभि है, उसका उन्होंने विकास की बजाय विनाश के रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। एक तो इसलिए कांग्रेस की सरकार आएगी, और दूसरा हमने एक नई दृष्टि, नया रास्ता, नया विजन दिया है जी। उदाहरण के तौर पर यह कहा है कि किसान का कर्जा माफ, बिजली के बिल हाफ, और भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। एक नई दृष्टि दी है हर रास्ते में। एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाएंगे किसान के लिए,
नौजवान के लिए नए रास्ते और मौके देंगे, निजी क्षेत्र में भी सरकारी क्षेत्र में भी। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, ये नहीं कि पीएचडी को क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करना पड़े, पीएचडी के लिए पीएचडी के लेवल की जॉब और 12वीं कक्षा के लिए क्लर्क की जॉब। इसी प्रकार से धंधा और व्यवसाय जब तक नहीं चलेगा, रोजगार पैदा नहीं होगा। हर दुकानदार 3 से 5 कर्मचारी रखता है, अगर वो मुनाफा कमाएगा तो ही तो 5 कर्मचारियों को तनख्वाह देगा। किसान को अगर फसल की कीमत मिलेगी तो वो और ज्यादा खरीद करेगा तो दुकानदार का व्यवसाय चलेगा, बाजार में पैसा आएगा। ये हमारा रास्ता है। तो हम मध्य प्रदेश को एक बिल्कुल नवीनतम प्रदेश, एक प्रगतिशील प्रदेश का दर्जा देना चाहते हैं। ये हमारी दूसरी तरफ सोच है। आपने कई बार नाम लिया शिवराज जी का, यानी जाहिर तौर पर एक कठिन चुनौती शिवराज जी की है। बीजेपी शायद उसके बाद मध्य प्रदेश में खड़ी होती है आपके लिए। आपकी तरफ से सेनापति की एक संयुक्त कमान है, कमलनाथ जी भी हैं पीसीसी चीफ, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब स्टीयरिंग कमेटी के हेड हैं, और फिर दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे हैं, समन्वय की भूमिका है, सुरेश पचौरी भी हैं। क्या वजह रही? हालांकि कांग्रेस में परंपरा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है चेहरा सामने रखने की, लेकिन एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में है, उसके पीछे ये संयुक्त चेहरा। आपकी इस स्ट्रैटेजी को लेकर कई सवाल उठे और लोगों का मानना था कि अगर चेहरा आपकी तरफ से आता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। शरद जी, हमारी यही ताकत है, या तो हम व्यक्ति पूजा करें या हम एक सामूहिक नेतृत्व पेश कर मुद्दों पर लड़ें। वो चाहे ज्योतिरादित्य जी हों, चाहे कमलनाथ साहब हों, चाहे वो अजय सिंह जी हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो सुरेश पचौरी जी हों, चाहे वो हमारे दूसरे अन्य बहुत सारे साथी हैं। युवा पीढ़ी भी हमने एक पैदा की, कितने अच्छे अच्छे नए कार्यकारी अध्यक्ष लेकर आए, चाहे वो जीतू पटवारी हों, चाहे हमारे अरुण यादव जी हों, चाहे दूसरे साथी हों। आप देखिए कितना बेहतरीन नेतृत्व है। हमारे पास 1 दर्जन मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ये हमारी ताकत है। एक सख्त हेडमास्टर भी है कमलनाथ जी के तौर पे कि महत्वाकांक्षाएं हैं तो रखिए अपने मन में, आगे मौका मिलेगा, पार्टी देखेगी। देखिए, कमलनाथ जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, उन्हें लंबा तजर्बा भी है, यूथ कांग्रेस से लेकर संगठन का और सरकार का भी, और वो अनुशासन के मामले में कोई ढील किसी को नहीं देते। अनुशासन की जहां तक बात है, वो स्वयं भी अपने ऊपर लागू करते हैं और दूसरों पर भी। और जो उस अनुशासन की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलता है तो फिर पार्टी उसको सजा भी देती है। मुझे लगता है कि ये सही रास्ता है। और कमलनाथ जी ने बड़े खुले हृदय से कहा, आइए पहले कांग्रेस को लाएं, फिर निर्णय हो जाए। विधायक गण निर्णय कर देंगे, राहुल जी निर्णय कर देंगे। सवाल ये नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश बदलेगा कैसे। जी, आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे। विधानसभा की तो बात चल ही रही है और अब बहुत दूर नहीं है हम नतीजों से भी, बहुत जल्दी जनता का जनादेश हमारे सामने होगा और आपके दावों की और बीजेपी के दावों की वो पुष्टि करेगा कि किसको जनता पसंद करती है। लेकिन 2019 भी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। राहुल गांधी जी का मुझे स्टेटमेंट याद आता है जो जयपुर में उन्होंने कहा था, और बड़ा भावुक स्टेटमेंट था, कि जिस दिन उनकी दादी की हत्या हुई इंदिरा जी की, और जिस सुरक्षा गार्ड के साथ वो बैडमिंटन खेलते थे, तो उनकी ज़िंदगी से संतुलन चला गया। वो एक बहुत ईमानदाराना स्वीकारोक्ति भी मानी गई और एक भावुक उद्गार भी माना गया कि जब सोनिया जी ने उनसे कहा कि जहर है सत्ता, संभल कर चलना। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट नहीं है। तो आपके जो युवा सेनापति हैं वो अब उन भावुक उद्गारों से, उन अंतर्द्वंद से, वो चाहे वरिष्ठ पीढ़ी का हो चाहे युवा पीढ़ी का, उससे निकल चुके हैं और अब मौसम में बिल्कुल साफ एक सड़क नज़र आ रही है कांग्रेस को भी, उसके युवा सेनापति को भी। मैं इसे इस प्रकार से कहूँगा, राहुल गांधी जी राजनीति मन से करते हैं, कर्म से करते हैं। वो राजनीति को बदलाव का माध्यम मानते हैं। ये सही है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी दादी को देश के लिए कुर्बान होते देखा, इंदिरा जी को मेरे ख्याल से कम भी 100 से अधिक गोलियां सीने में मारी जब उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा कि पिता के पास जब मौत आई तो पहले मौत ने राजीव गांधी जी को माला पहनाई, पांव छुए और फिर उनके शरीर के बम से टुकड़े किए। तो उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया
और इसीलिए उनका ये मानना है कि राजनीति भावना से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, और मन से जब आप राजनीति करेंगे तो आपकी पारदर्शिता जनता को दिखेगी, सामने वाले को। मोदी जी शब्दों से राजनीति करते हैं, राहुल गांधी मन की राजनीति करते हैं। वो कभी मन की बात कहते हैं पर कभी काम की बात करते नहीं। राहुल गांधी मन की बात कहते भी हैं, करते भी हैं, दिखते भी हैं। उनका हृदय, जैसे कहते हैं हार्ट ऑन हिज स्लीव, तो इसलिए वो अपनी राजनीतिक सोच, अपने दिल की तड़प और पीड़ा, वो उनकी बाहर उनकी शब्दों में दिखती है, कुछ बनावटी नहीं। इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि झूठ आवरण ओढ़कर आती है, जैसे मोदी जी, और सत्य को निर्वस्त्र रहने की, वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो सत्य है, वो तो शीशे की तरह दिखेगा। यही है राहुल गांधी जी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सुरजेवाला साहब, और बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको 2018 के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के लिए, 5 राज्यों के चुनाव के लिए भी, और आने वाले 2019 के चुनाव के लिए भी। ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, और आप समझ सकते होंगे कि कम्युनिकेशन और कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट को संभालने वाले इस शख्स की क्लैरिटी लेवल कितना साफ है। किसी चीज़ को लेकर द्वंद्व नहीं है, एक ठहराव है, क्योंकि वो खुद रुके हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि कहाँ तक जाना है और क्या करना है। आप उनके शब्द भी देख सकते हैं, और उन शब्दों को देखकर ऐसा लगता है कि एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, एक आध्यात्मिक रुझान भी है, और उसके साथ कांग्रेस की उस रीति नीति और परंपरा में गहरी डुबकी भी उन्होंने लगाई हुई है। इसीलिए युवा होने के साथ साथ पदों को संभालने के कई कीर्तिमान भी रणदीप जी के साथ हैं। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।